हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी गाइस। देखो आज का ना ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। भाई आपने ये तो सुना होगा ना कि हम लोग सब जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन सेल्स से आप या मैं मिलकर बने हुए हैं, क्या वो सेल्स जब से हम लोग बने और तब से लेकर अभी तक, क्या जो सेल पहला मेरे बॉडी का था वो आज भी परसिस्ट कर रहा है या वो सेल रिप्लेस हो गया होगा? आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हाँ, भली बात ये जानते होंगे कि हमारा जो सेल्स है वो थ्रू आउट आवर लाइफ कांस्टेंट नहीं बना रहता है। ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेप्शन बायोलॉजी में हर जगह होता है, ठीक है। तो ऐसा मानकर चलो ज्यादातर सेल्स जो है हमारे बॉडी का थ्रू आउट आवर लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, सेल साइकिल के थ्रू रिन्यू हो जाएगा। यानी कि पुराने सेल्स डिवाइड होंगे, नया सेल्स बनेगा और वो नया सेल्स अब पुराने सेल्स का जगह ले लेगा। ये जो कंटिन्यूअस साइकिल होता है, पुराने सेल्स का खत्म हो जाना, उसके जगह पर नया सेल्स आ जाना, या पुराने सेल्स का डिवाइड करके नया सेल्स बनाने का, इस पूरे साइकिल को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज सेल डिवीजन। आज हम लोग वो समझेंगे, और सेल डिवीजन के साथ इन्वॉल्व एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। आज हम लोग वो भी समझेंगे, ठीक है। तो 3 टॉपिक है और बेसिकली हमारा ये चैप्टर होने वाला है वन शॉट। आज हम लोग एक बार में पूरा चीज समझकर खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। चलो भाई, पहले ये ध्यान दो, सेल डिवीजन ना एक ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन जैसा जो प्रोसेस है ये लगातार थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब सेल डिवीजन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो मेच्योर सेल्स होता है, यानी कि जो भी सेल्स एक मेच्योरिटी के फेज तक पहुंच गया है, वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। डॉटर सेल्स बनाता है यानी कि न्यूअर सेल्स बनाता है फ्रॉम द ओल्डर सेल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल डिवीजन यानी कि क्या हुआ, बेसिकली एक सेल था, ब्रेक हुआ, 2 सेल बन गया, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा सेल डिवीजन। कोई इसमें प्रॉब्लम? लेकिन ये एक सेल डिवाइड होकर 2 बनेगा या 2 से ज्यादा बनेगा, या किस तरीके से डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, इसके आधार पर ये डिवीजन भी देखो बच्चा लोग 2 तरीके का है। एक सेल डिवीजन के तरीके को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, एक सेल डिवीजन के तरीकों को कहते हैं मियोसिस। देखो इसके नीचे मैं आपको इसका दूसरा नाम बताता हूँ। माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। आओ जरा समझे क्या होता है यहाँ, ठीक। अब माइटोसिस और मियोसिस ये 2 प्रोसेस है। माइटोसिस को कह रहे थे इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस को क्या कह रहे थे, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा? चलो वेरी गुड, चलो जरा यहाँ से आगे निकलते हैं, ठीक है। एक एक करके अभी इन दोनों तरह के सेल डिवीजन को देखेंगे। सबसे पहले अभी जो हम लोग समझेंगे वो है माइटोसिस को। पहले किसको समझना स्टार्ट करेंगे, माइटोसिस को। देखो माइटोसिस जो है वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होने वाला जो सेल डिवीजन है उसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब माइटोसिस के दौरान ना, यानी कि समझो एक सेल जो है, माइटोसिस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर एक सेल है तो वो सेल ऐसा तो नहीं है कि बना ही इसीलिए है कि सिर्फ जाकर डिवाइड करेगा। उस सेल का और भी कोई काम होगा ना, थ्रू आउट इट्स लाइफ कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोसेस होगा जो वो कैरी आउट कर रहा होगा। यानी कि समझो सेल डिवीजन एक सेल के लाइफ का उतना ही छोटा पार्ट होता है जैसे कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट लेकिन छोटा पार्ट होता है। एग्जांपल के लिए समझो, एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहा है, अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा है, और उसके बीच में कभी इन अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। सेम एज इट इज आप देखोगे कि एक सेल भी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल अलग अलग तरीके का एक्टिविटी कर रहा है, और छोटे से विंडो ऑफ टाइम के दौरान क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। स्पेशली माइटोसिस की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप देखोगे कि जनरली एक पूरा जो सेल साइकिल है उसको हम लोग 2 फेज में बांट सकते हैं, है ना।
अगर हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में पूरा जो फेज होता है उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है इंटरफेज, फर्स्ट क्या है इंटरफेज, और सेकंड क्या है एम फेज। देखो इंटरफेज और एम फेज में क्या अंतर है पहले समझो। एक सेल अभी जस्ट बना है मान लो, ठीक, वो बना है, पहले मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जिस काम के लिए बना है वो काम करेगा, एंड देन फिर अपना सिस्टम और पूरा जितना भी वहां पे डिवाइसेस होगा उसको एक्टिवेट करेगा फॉर सेल डिवीजन, एंड तब जाकर के लास्टली सेल डिवाइड करेगा, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। देखो जिस दौरान एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जो कि मेजोरिटी ऑफ टाइम है एक सेल के लिए, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है उस पूरे फेज को इंटरफेज बोलेंगे, और जब डिवाइड कर रहा है उस फेज को एम फेज बोलेंगे। नॉर्मली सेल्स के लिए एम फेज छोटा और इंटरफेज बड़ा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड भाई, ये भी समझ में आ रहा। अब एक बात याद रखना कि इंटरफेज भी तीन पार्ट्स में बटा होता है। G1 फेज से स्टार्ट होता है, फिर एस फेज जिसको वो फेज कहते हैं जहां डीएनए सिंथेसाइज होता है, एंड G2 फेज, और ऐसा करके G1 एस फेज G2 फेज, ये तीन फेजेस होकर गुजरने के बाद फाइनली सेल में माइटोटिक फेज आता है, जहां पर माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े। देखो एक सेल शुरू हुआ, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से भाई मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद एस फेज में पहुंचा, एस फेज के पास G2 फेज में पहुंचा, तब जाकर के डिवीजन हुआ, जो कि बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है उसके पूरे लाइफ साइकिल का। अब जरा G1 एस फेज और ये G2 फेज को जरा समझने का ट्राई करते हैं। देखो इंटरफेज में क्या होता है, सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है, वॉल्यूम में बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपना अगला सेल प्रिपेयर करने के लिए जो भी प्रिपरेशन होगा सेल डिवीजन के लिए वो प्रिपरेशन करता है। तो इंटरफेज जनरली नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसको G1 फेज बोलते हैं, जो बेसिकली ग्रोथ का फर्स्ट फेज होता है। फिर आता है सिंथेटिक फेज, जो कि बेसिकली वो समय होता है जब अलग अलग पार्ट्स जो वो सेल सिंथेसाइज कर रहा होता है। एंड देन सेकेंड ग्रोथ फेज आता है जिसे हम लोग G2 फेज कहते हैं, ठीक है। इस पूरे G1 S और G2 फेज के दौरान सेल हर वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो कर लेता है जो फाइनली जरूरी था उसके डिवाइड करने के लिए, तब जाकर के माइटोसिस के प्रोसेस में, माइटोसिस वाले फेज में जाकर के एग्जैक्टली सेल डिवीजन पूरा स्टार्ट होता है और सेल डिवीजन होने लगता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक समझ आ रहा। चलो वेरी गुड। देखो माइटोसिस ना एक ऐसा डिवीजन है जो सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। सोमेटिक सेल्स यानी कि आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, सोमेटिक सेल यानी कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है, ठीक है, ऐसा सेल्स जो कि सेक्स सेल नहीं है, तो सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सोमेटिक सेल्स है, जैसे मेरा स्किन सेल है, हेयर सेल्स है, उनमें होने वाला सेल डिवीजन कैसा डिवीजन है, माइटोसिस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो चेंज नहीं होता है। सेल डिवीजन से पहले जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एक सेल में, डिवीजन के बाद भी उतना ही नजर आता है। इसीलिए माइटोसिस को वी ऑफन कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, जो नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता है। अगर ह्यूमंस के केस में मैं बोलूं, सपोज ये एक सेल है जिसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो ये सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो ये दो सेल्स बनाएगा जिसमें कि अगेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड अगेन यहाँ भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होगा। इसका मतलब एक बहुत जेन्युइन चीज आपको समझ में आ रहा होगा भाई, कि इससे पहले कि ये सेल डिवाइड किया होगा, ये जरूर अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को यानी डीएनए को क्या किया होगा, डबल कर दिया होगा, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम्स को दो तरफ बांटा, लेकिन उसके बाद भी क्रोमोसोम्स का नंबर जो है रिड्यूस नहीं हुआ। तो यही चीज देखने को भी मिलता है, यूजुअली डिवाइड होने से पहले इक्वल पार्ट्स में न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल बट जाता है, जिससे कि प्रॉपरली सेल डिवीजन हो सकता है, और इक्वेशनली इक्वली जो दोनों तरफ डॉटर सेल्स में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो बिल्कुल मैच होता है किससे, पेरेंट सेल से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, ये तो समझ में आया कि माइटोसिस क्या है, जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता है।
नॉर्मल सेल डिवीजन, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन या फिर सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइटोसिस में कितना पार्ट्स है। तो माइटोसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो 2 स्टेजेस में बंटा होता है। अब ये भी कितना कितना स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में। क्या क्या है उन 2 स्टेजेस का नाम भाई? तो देखो, जब सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं कि सेल डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेल डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवाइड होने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होना जरूरी होता है, और वो क्या होता है? सेल से पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होना जरूरी है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो फर्स्ट स्टेप होता है। और वहीं पर जो साइटोकाइनेसिस है, सेकंड स्टेप, वो किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये चीज समझ आ रहा? कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया भाई? न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया भाई? सेल का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर सेल का डिवीजन देखने को मिलता है, जिसमें ये बात याद रखना कि न्यूक्लियस के डिवीजन में बहुत सारा स्टेप्स होता है, स्टेजेस होता है, और साइटोकाइनेसिस ऑलमोस्ट एक स्टेप में हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, समझना इसको, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है ना, ये अलग अलग इवेंट्स से होकर के गुजरता है। लाइक अलग अलग इवेंट्स क्या? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस है, जिनमें कि 4 फेजेस में ना ऐसा कोई क्लियर लाइन डिवीजन नहीं है, ठीक है? ऐसा रफ डिवीजन करते हैं हम लोग 4 स्टेजेस में माइटोसिस को, ठीक है? प्रोफेज जो कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज मेटाफेज, थर्ड स्टेज एनाफेज और फोर्थ स्टेज टेलोफेज होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे तो आपको रफ डायग्राम्स दिख रहा है, जिसके आधार पर आप देखो, प्रोफेज फर्स्ट होता है स्टेज, जहां पर जो सेंट्रोसोम्स है वो अरेंज होने लगता है, कंडेंसेट होने लगता है, अपीयर होने लगता है। और उसके बाद देखो मेटाफेज, जहां पर अब ये जाकर के इक्वेटर में, यानी कि देखो ये सेल के इस इक्वेटर में जाकर अरेंज हो गया है, ठीक है? देन आता है एनाफेज, जहां पर अब ये क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटरियल लाइन को पार करके आधा इधर और आधा इधर जा चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं एनाफेज, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एनाफेज के बाद जो है आता है टेलोफेज, जहां पर बेसिकली ये जो भी क्रोमोसोम्स था ना, ये अपोजिट अपोजिट एंड में पहुंच चुका है, और वापस से अब न्यूक्लियस में फॉर्मेशन फिर से शुरू हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल वापस से बनने लगा है क्रोमोसोम से। समझना भाई, इसको ना ऐसे समझो, देखो ये वाला स्टोरी पहले समझ लो, मैं समझ गया, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? देखो, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, करेक्ट? इस सेल को डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस को इक्वली डिवाइड करना होगा। लेकिन इक्वली डिवाइड करना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो ऐसे उलझे हुए से फॉर्म में, थ्रेड लाइक मटेरियल के फॉर्म में रहता है, जिसको आप पहले तो कॉपी कैसे बनाओगे, एग्जैक्ट डबल, और फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो ये उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर ऐसे क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है? जिससे कि इजिली न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल 2 तरफ डिवाइड हो पाए, करेक्ट? अब ये क्रोमोसोम्स बनना और इसका कॉपी होना जो है, ये इधर सेल के रेस्टिंग फेज में ही हो गया था, ठीक है? तब खाली डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक? अब यहाँ प्रोफेज के शुरू होते साथ ही जो है, ये नजर आना, कंडेंसेट होना, प्रॉपरली डिवाइड होकर के अच्छे से अलग होना दिख जाता है। जबकि नेक्स्ट स्टेप में ये सब अब सेंटर में आ गया, सेंटर में आने के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में अपोजिट पोल्स के तरफ मूव करने लगा, और अगले स्टेप टेलोफेज में क्या हुआ भाई? अपोजिट एंड्स में मूव करके अब सेपरेट अपना अपना न्यूक्लियस ही डेवलप कर लिया ये लोग। ये पूरा काम देखो होता कैसे है, जरा डिटेल में समझते हैं, आओ। देखो, प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1 को कैसे मार्क कर सकते हैं? इस फेज में क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बन चुका होता है और अब दिखने लगता है, ठीक है? सेकेंडली, जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आने लगता है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे? क्रोमोसोम से रिप्लेस हो जाता है। कौन कौन? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बात करें तो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपना कॉपीज बनाता है, और कॉपीज बनाते हुए जो स्पिंडल है, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों साइड से, दोनों अपोजिट एंड से सेल के आकर के क्रोमोसोम्स को होल्ड कर लेता है, ठीक है? अब मेटाफेज, अगला स्टेज, क्रोमोसोम्स जो फॉर्म हो गया था, स्पिंडल फाइबर्स आकर के उसको पकड़ चुका है अब, और ले जाकर के कहाँ सजा दिया है? इक्विटोरियल प्लेन में। इक्विटोरियल प्लेन यानी ये अगर सेल है, तो इसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से में से इक्वेटर, इक्वेटर वाले लाइन के पास जो है इक्वेटोरियल प्लेट में जाकर सारा क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें
अगला स्टेज एनाफेज। एनाफेज कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? तो अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये डिवाइड हो जाता है। देखो इक्वेटर में पहुंचा, इक्वेटर में पहुंचने के बाद डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर के जो दूसरे सेल में जाना था वो दूसरे सेल की तरफ बढ़ने लगा, जो इधर वाले सेल में जाना था वो इधर वाले सेल की तरफ बढ़ने लगा। किसने पुश किया, किसने उन्हें पुल किया अपोजिट एंड्स के तरफ? तो बेसिकली ये सारा जो स्पिंडल apparatus था जो किसके साथ एसोसिएटेड था, सेंट्रियोल के साथ और एसोसिएटेड था, उसने सारा कुछ यहाँ कैरी आउट किया। ठीक है, अब एनाफेज में क्या हुआ, अपोजिट एंड्स के तरफ मूव करने लग जाता है सेपरेट होकर के, और फाइनली अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है। अब इसके बाद होता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है भाई? टेलोफेज में ये जो स्पिंडल apparatus है डिसअपेयर हो गया, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया ना, आधा क्रोमोसोम इधर आधा क्रोमोसोम इधर पहुंच चुका है। अब इस बीच में जो है स्पिंडल फाइबर का काम अब खत्म हो गया, वो गायब हो गया। स्पिंडल फाइबर के गायब हो जाने के बाद अब ये जो अपोजिट एंड्स में क्रोमोसोम्स मूव कर गया है, ये फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बना देता है, और ना सिर्फ फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बना देता है बल्कि उसके अलावा अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस हासिल कर लेता है, पूरा न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर वापस से बना देता है, जो कि टेलोफेज बोलकर बुलाते हैं। अब हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियस अगर डिवाइड हो गया भाई तो अब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी अभी जो है इस स्टेज में है सेल, यानी एक सेल है, दो सेल है, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड हो चुका है, लेकिन जो हमारा सेल है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके ये ग्रूव जो बीच में दिख रहा है ये डीपर और डीपर होते जाएगा, और फाइनली ये वाला सेल अलग हो जाएगा और ये वाला सेल अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? साइटोकाइनेसिस यानी सेपरेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे हुआ? तो जो फरो था, यानी कि जो गड्ढा था दोनों के बीच में, वो धीरे धीरे करके गहरा और गहरा होता चला गया, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ? दो नया डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, प्लांट सेल्स में जो सेल प्लेट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में पहले ही अपीयर हो जाता है, एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये चीज समझ में आ रहा? ये पूरा समझ में आया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कैसे काम किया? इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले भाई क्या सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? तो माइटोसिस जो है वो जरूरी होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। आप ही सोचो, कोई बच्चा इतना सा था, वहां से वो 6 फुट का हो गया, तो इतने से बच्चे के 6 फुट में होने के पीछे क्या नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना नहीं है? ग्रोथ इज व्हाट? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो हुआ होगा कौन से सेल डिवीजन से हुआ? माइटोसिस से हुआ। ये पहला इंपॉर्टेंस माइटोसिस का। दूसरा, जो पुराना पार्ट्स जो है सेल का डैमेज हो जाता है, या कोई पुराना सेल डैमेज हो जाता है, वर्न आउट हो जाता है, कोई टिश्यू ऑर्गन, उसके वर्न आउट पार्ट्स को भी रिप्लेस सेल डिवीजन से ही किया जाता है, और वो भी कैसा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस ही होता है। ठीक है, जबकि आगे बात करें तो जो ओल्ड और वर्न आउट सेल्स होता है, यानी कि पुराना और घिसा हुआ जो यूज्ड अप सेल्स है, जो अब शायद बहुत सारा एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकता है, उसको भी रिप्लेस किया जाता है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के दौरान। ये भी किस से? माइटोसिस के प्रोसेस से। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? चलो वेरी गुड। चलो आगे बात करें। देखो यहाँ तक में हमें माइटोसिस समझ में आ गया भाई, माइटोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट मियोसिस। ठीक है, अब चलो मियोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मियोसिस क्या है? मियोसिस एक डिफरेंट तरीके का सेल डिवीजन है, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहकर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं रिडक्शनल डिवीजन कहकर? क्योंकि ये ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इन टोटल, उसको ये कितना कर देता है? हाफ कर देता है। यानी कि अगर 23 पेयर क्रोमोसोम्स वाला एक सेल डिवाइड करे बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, तो एट लास्ट हमें रिजल्ट में जो मिलेगा वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स वाला ही जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? इसमें कोई इशू नहीं? चलो वेरी गुड, ये समझ में आ रहा। अच्छे से समझते हैं कि मियोसिस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। देखो मियोसिस और माइटोसिस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस को कंप्लीट होने में एक पूरा स्टेप लगता था, यानी एक बार सारा फेजेस आ गया, आकर के क्रॉस किया तो माइटोसिस कंप्लीट। लेकिन मियोसिस खुद जो है वो टू डिफरेंट फेजेस में होता है, टू डिफरेंट मेजर फेजेस में, जिसमें कि सबसे पहले मियोसिस 1 देखने को मिलता है, एंड देन फिर होता है मियोसिस 2।
और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के हो जाने के बाद ही कहीं हम लोग कह सकते हैं कि मियोसिस कंप्लीट हुआ। अब जरा समझे मियोसिस कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है। देखो एक बात और पहले याद रख लो, मियोसिस क्यों जरूरी है देखना। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो पढ़ा होगा अभी से पहले वाले क्लासेस में, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि भाई एक मेल गैमेट जो है वो एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, उसके तौर पर उसके रिजल्ट में एक जाइगोट बनता है और यही न्यू ऑर्गेनिज्म का नया सेल होता है, इसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नाउ ये मेल गैमेट तो किसी मेल से आया होगा, या फीमेल गैमेट किसी फीमेल से, जिसमें कि नॉर्मल सेल्स में तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें भी 23 पेयर है, इसमें भी 23 पेयर है, और अगर दोनों एड ऑन हो जाएगा ये जाइगोट बनने में, तो ये जाइगोट में तो 46 पेयर हो गया। ऐसे करते करते 8-10 जनरेशन में तो इतना बड़ा बड़ा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने लग जाएगा ह्यूमंस में कि पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बढ़ता ही नहीं है। इसको कांस्टेंट रखने में क्या मदद करता है? तो एक्चुअली जिन 2n सेल्स से बनता है ये जर्म सेल्स का ये जो स्पर्म एंड ओवम है, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसको क्या कहते हैं? मियोसिस। जिसके वजह से इस मियोसिस के कारण यहाँ पर ये n और n रहता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इनमें हाफ होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। जिसके वजह से जब ये मेल और फीमेल गैमेट सब मिलेगा तो इसमें भी अब कितना हो जाएगा? n यहाँ से n यहाँ से 2n। समझ में आई बात? तो मियोसिस का यही यूज है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक स्पीशीज में जो है वो कांस्टेंट बना रहे और हर अगले जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज ना हो जाए। ये चीज कौन मेक श्योर करता है? मियोसिस मेक श्योर करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड। अब मियोसिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, अगर आपको मालूम है मियोसिस क्या है तो। देखो मियोसिस 1 से मियोसिस शुरू होता है, ठीक है। मियोसिस 1 को हम लोग कहते हैं क्या? मियोसिस 1 में बेसिकली रिडक्शन ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो यहीं पर देखने को मिलता है। मियोसिस 1 को ही क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि इस डिवीजन में ही क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है हाफ एन में। ठीक, समझना। अभी माइटोसिस अगर होता ना तो बीच वाला जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होता तो माइटोसिस के केस में इससे पहले ही क्रोमोसोम्स अपने आप को डबल करके रख लिया रहता। ठीक, लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है? मियोसिस के केस में ये फर्स्ट फेज रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें ये लोग अपने आप को कॉपी नहीं बना पाता है, और जितना क्रोमोसोम्स होता है वो पहले एक फर्स्ट फेज में पहुंचता है जिसको कहा जाता है प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का सबसे लंबा स्टेज है। ठीक है, इसको इसमें अलग अलग स्टेप्स है, जिसमें फर्स्ट है लेप्टोटीन स्टेज जिसको लेप्टोनेमा कहते हैं। ठीक है, ये लेप्टोटीन स्टेज जिसको लेप्टोनेमा कहते हैं, यहीं पर जो है फर्स्ट स्टेज है जहां क्रोमेटिन नेटवर्क यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है और सेंट्रियोल्स जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज 1 या फर्स्ट फेज उसको क्या कहते हैं? लेप्टोटीन या लेप्टोनेमा। अब प्रोफेज 1 में अगला क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में जाकर होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना वो एक दूसरे के साथ आकर पेयर कर लेते हैं। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहने का क्या मतलब है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहने का मतलब है ऐसा क्रोमोसोम्स जिसमें कि सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स या सेम चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो है वो मौजूद है। जब वो एक दूसरे के क्लोज आकर के स्ट्रक्चर होता है तो इसको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस फेज को कहते हैं जाइगोटीन या जाइगोनेमा फेज। इस जाइगोटीन या जाइगोनेमा फेज के बाद क्या होता है? इसके बाद आता है आपका पैकेटीन या फिर पैकिनेमा फेज। पैकेटीन या पैकिनेमा फेज में क्या होता है? नेक्स्टली क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्ड अप रह जाता है। अभी भी क्रोमोसोम पेयर्ड ही है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस होता है यहाँ पर जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। आप यहाँ देख सकते हो कैसे ये वाला, और देखो आप यहाँ अगर गौर से देखोगे तो कैसे आपको दिख रहा होगा कि ये क्रोमोसोम का ये लाइन और ये वाला लाइन कैसे एक जगह पे यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे कैसे यहाँ पर ये मैच कर रहा है, एक जगह पे मिल गया है। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके वजह से मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर हर बार डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब हम कह रहे थे कि 2n से n बन जाता है,
मियोसिस में, ठीक। लेकिन याद रखना हर बार ये एन भी आइडेंटिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है किसके बीच में? क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। कौन से स्टेज में जाकर हो रहा है? पैकेटिन स्टेज में हो रहा है। एक बार क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, देन फिर आएगा प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज, जिसको कहा जाता है यहाँ सेकंड लास्ट स्टेज, जिसको कहा जाता है डिप्लोटीन या डिप्लोनेमा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सब एक दूसरे से दूर भागेगा, जो पोजीशन क्रॉस्ड ओवर था वहां पे कुछ एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है, जिसके बाद एक दूसरे से ये दूर भागेगा, और दूर भागने के बाद अब सिर्फ एक पॉइंट पे रह जाएगा क्रॉस्ड ओवर, जिसको काइस्माटा कहते हैं। सिर्फ एक काइस्माटा वाले पॉइंट पे जो है क्रॉस्ड ओवर रह जाएगा, यानी कि वहां पर एक जगह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल देखने को मिलेगा, बाकी जो है वो एक दूसरे से दूर भागने लगेगा। अगला स्टेज आता है डाइकाइनेसिस, जहां अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया, यानी अंदर क्रोमोसोम्स का जो भी चेंजेस होना था वो सारा हो गया है। अब ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, और अब स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गया, यानी प्रोफेज अब जाकर खत्म हुआ। देखो कुछ नहीं है, आपको अगर फर्स्ट वाला समझ में आया था माइटोसिस, तो माइटोसिस में जो फेजेस आप पढ़े थे वो फेजेस का पहले नाम याद रख लो भाई। वही सेम फेजेस आपको ऑलमोस्ट यहाँ भी दिखेगा। प्रोफेज 1 से शुरू हो रहा है, प्रोफेज 1 से जब शुरू होगा तो वो प्रोफेज ही इसका सबसे लंबा फेज होगा, जिसमें कि प्रोफेज में अलग अलग स्टेजेस आएगा, जिसमें क्या क्या हुआ अभी हमने डिस्कस किया, ठीक। ये जैसे ही खत्म होगा डाइकाइनेसिस तक का प्रोसेस, तो इसके बाद शुरू होगा क्या? मेटाफेज, जो कि सेकंड फेज था। प्रोफेज के बाद अगला क्या था? मेटाफेज। अब क्योंकि ये पहला मियोसिस चल रहा है, तो हम लोग प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 ऐसा करके बोलेंगे। तो अब ये आ गया मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? अब होमोलोगस मेटाफेज में क्या होता था? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट में जब पहुंच जाता था, यही हुआ अगला स्टेज। क्या हुआ? ये इक्वेटोरियल प्लेट में मेटाफेज 1 में पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो कब फॉर्म हुआ था? जो सेंट्रियोल से फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो देखो, ये मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि सेंटर में जाकर अरेंज हो गया, इक्वेटर में जाकर अरेंज हो गया। इसके बाद क्या है? थर्ड, जिसको कहते हैं एनाफेज। एनाफेज 1 में क्या होगा? जो एनाफेज पहले हो रहा था, क्या अब अपोजिट पोल्स में खींचने लगा वो, ठीक है। एनाफेज में पहले भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। देखो अपोजिट पोल्स के तरफ मूव कर रहा है, कैसे? स्पिंडल फाइबर्स पकड़कर खींच लिया उसको, इसको एनाफेज 1 बोले। अब क्रॉसिंग ओवर्स जो है वो अपोजिट अपोजिट एंड में मूव तो कर गया, आगे समझते हैं। देखो एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद जब अपोजिट अपोजिट पोल्स में पहुंच गया है जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, तो वापस एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा। और ये देखो, ये सेंटर वाला से डिवीजन जो है वो दो तरफ हो गया है, ठीक है। देखो न्यूक्लियोई जो है न्यूक्लियोलाई वापस से नजर आने लगा, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस वापस से नजर आने लगा। इसके साथ हमारा मियोसिस 1 खत्म हो जाता है। मियोसिस 1 में खाली क्या हुआ भाई? रिडक्शन हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा आधा होके दो तरफ बट गए, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद शुरू होता है आपका मियोसिस 2, जो कि एग्जैक्टली कैसा होता है? एग्जैक्टली माइटोसिस के तरह ही काम कर रहा होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे माइटोसिस काम करता है वैसे ही मियोसिस काम करेगा। यानी कि देखो, ये जो भी आधा आधा बट गया था दो सेल्स में, ठीक है, वो दोनों सेल्स में फिर से कॉपीज बना होगा उन क्रोमोसोम्स का, और वो प्रोफेज 2 से पहुंचा मेटाफेज 2 में, यानी इक्वेटोरियल प्लेट में। इक्वेटोरियल प्लेट में पहुंचने के बाद जो है ये कहाँ पहुंचा? इक्वेटोरियल प्लेट के बाद अपोजिट पोल्स के तरफ मूव करने लगा, जिसके रिजल्ट के तौर पर हमें दिखा एडवेंट ऑफ एनाफेज 2। और जब एनाफेज 2 खत्म हुआ, यानी कि टेलोफेज स्टार्ट हुआ, तो अब सारा क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड में मूव कर चुका है, और उसके ऊपर जो है पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है। तो बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस आपने क्या देखा? एक सेल से प्रोसेस शुरू हुआ था, ये एक सेल पहले दो सेल में कन्वर्ट हुआ बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1, और उस मियोसिस 1 के एंड में ये दोनों सेल्स जो है वो दो दो सेल्स बना देता है, जो कि लास्ट में हमें देखने को मिलता है। यानी मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर एक सेल जो है वो चार सेल में कन्वर्ट होता है, जिसमें रिडक्शन होता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में जाकर के बस वो दोनों सेल्स दो दो और सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक के बाद एक मियोसिस जो है होता है, जिसमें याद रखना M1 यानी मियोसिस 1 जो है ये ज्यादा टाइम के लिए चलेगा, और मियोसिस 2 जो है वो शॉर्ट होता है, लेकिन एग्जैक्टली किससे सिमिलर होता है?
एग्जैक्टली सिमिलर होता है, वो बिल्कुल माइटोसिस के प्रोसेस के जैसा। यहाँ तक पहले कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ आ रहा? चलो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े। पहले यहाँ तक अगर समझ आ रहा तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात करी? हमने बात करी कि कैसे माइटोसिस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, और हर स्टेज का क्या सिग्निफिकेंस था। फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम्स नजर आ रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, वो फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में वो जो है इक्विटोरियल प्लेट में आकर के अरेंज हो गया। थर्ड स्टेज में जो है इक्विटोरियल प्लेट में जब स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हुआ था सेकंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में अपोजिट पोल्स में मूव किया, और फोर्थ स्टेज में जाकर के न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। इसमें पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा भाई? देखो अब ये सारा जो डिस्कशन हम लोग किए, इस डिस्कशन के बेसिस पे जरा देख ले कि मियोसिस क्यों जरूरी है। तो मियोसिस का जो मेन जरूरत है वो इसलिए है ताकि ये जो 2n जो है ना, ये बना रहे, ये बिगड़े नहीं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट बना रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी के लिए ये वाला जो पूरा प्रोसेस है मियोसिस, वो जरूरी होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे। मान लो कोई ऐसा, सपोज करो कि कोई ऐसा एक मेल है, तो इसके मैं क्रोमोसोम्स को 2n से दिखा सकता हूँ। एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है, इसके क्रोमोसोम्स को भी मैं 2n से दिखा सकता हूँ। अब ये जब जाइगोट फॉर्म करेगा तो n फॉर्म होगा, और इसी के वजह से ये जो जर्म सेल्स के रिजल्ट के तौर पे जो गैमेट्स फॉर्म करेगा n और n होगा, जिसके वजह से जब ये फ्यूज करके कभी एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो देखो ये ऑफस्प्रिंग में और जो पेरेंट्स है उनमें दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम दिख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ था? बीच में मियोसिस हुआ था, जिसके रिजल्ट के तौर पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हाफ में बट गया था। इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले यहां तक समझ आ रहा? चलो वेरी गुड। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ लो भाई। मियोसिस के वजह से ना वेरिएशंस आता है। अब आप कहोगे मियोसिस के वजह से वेरिएशंस कैसे आता है? मियोसिस ज्यादा वेरिएशन को ये सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखो याद करो, आपको मैंने बताया था कि मियोसिस 1 के दौरान एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। जिस क्रॉसिंग ओवर में आपने देखा कि कैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो कुछ पार्ट उनका जो है वो क्या होता है, आपस में ऐसे लिंक्ड होता है, बीच में कुछ पार्ट कॉमन हो जाता है। जो जब ये वापस एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो कुछ एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है इनके बीच में, जिसके कारण क्रोमोसोम्स हर बार एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के तहत रिजल्ट ले आते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, प्रमोट करता है किस चीज को? वेरिएशन को। और मियोसिस इवोल्यूशन का बेसिस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान ओवर टाइम ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से पुराने ऑर्गेनिजम्स जो है वो एलिमिनेट होते हैं, और उनमें से जो इवॉल्व हो जाते हैं बेहतर तरीके से, वो नया ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज बन करके जगह ले लेते हैं दुनिया में। ये सारा फेनोमेना भी मियोसिस से होने वाला जो ज्यादा वेरिएशन है उसके वजह से इतने ग्रेटर डिग्री में देखने को मिल रहा है हमारे आसपास। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। इससे थोड़ा आगे चले, मियोसिस माइटोसिस को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखो मियोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स यानी कि जो नॉर्मल सेल्स होता है उसमें देखने को मिलता है माइटोसिस। जबकि मियोसिस किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जिन सेल्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल है उन्हीं सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। जबकि माइटोसिस में सेल सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है, और इधर मियोसिस में दो स्टेप्स में डिवाइड करता है, पहले 1 से 2 और फिर 2 से 4 ऐसा करके डिवाइड होता है। देखो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल के साथ डॉटर सेल देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि इधर हम लोग बात करें तो ये इसको मियोसिस में क्या देखने को मिलता है? मियोसिस में हमें दिखता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्टली इसका रिजल्ट दो डिप्लॉयड सेल्स होता है, यानी डिप्लॉयड सेल में होगा तो डिप्लॉयड सेल बनेगा। दो डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड सेल, और इसमें देखो एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है तो 4 हैप्लॉयड सेल बनता है। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब समझो।
डिप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n लिखकर, ठीक है। जबकि हैप्लॉइड को हम लोग कैसे बता सकते हैं, हैप्लॉइड को बता सकते हैं n लिखकर। n माने कि यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, 2n मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड। अब इतना सब कुछ के बाद जरा क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को गौर से देख लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो पहली बात, क्रोमोसोम्स ना अरेंजमेंट है क्रोमेटिन मटेरियल का। क्रोमोसोम्स अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ एक अरेंजमेंट है। क्या करता है, सेल डिवीजन के प्रोसेस को आसान बना देता है। क्यों आसान बना देता है? क्योंकि फिर इसके वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड कर पाना आसान हो जाता है बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है। अपोजिट एंड्स तक खींचना आसान हो जाता है। अब ये ना शुरू से हम लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। अब इनके इस डिस्कवरी के साथ हमें ये भी पता चला कि ये जो क्रोमोसोम्स है ग्रुप में एक साथ एक दूसरे को होल्ड करके जब रखता है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि एक क्रोमोसोम में हम लोग देखेंगे तो दो सिस्टर क्रोमेटिड दिखेगा जो कि आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है जो कि क्या करता है, इन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स को पकड़ कर रखता है। ये सेंट्रोमियर कौन है, देखो ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर। ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ करके क्रोमोसोम को होल्ड करके रखा है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ रहा भाई। आगे देखो, पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स को अलग अलग हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके पोजीशन के आधार पर? सेंट्रोमेयर का पोजीशन कैसा है, सेंट्रोमेयर किस जगह पर है, उसके आधार पर चार तरीके का कंडीशन दिखेगा। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे है और कोई दूसरा पार्ट इधर से निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, एक ही तरफ खाली दोनों क्रोमोसोम्स का पार्ट लटका हुआ दिख रहा है, तो इसको टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। टेलोसेंट्रिक यानी कि इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल एक तरफ, ठीक है, सेंट्रोमेयर एक तरफ है। अब सेंट्रोमेयर अगर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे ना होकर के थोड़ा सा छोड़ दिया है, इधर भी हल्का हल्का एंड दिख रहा है और एक तरफ बहुत ज्यादा एंड दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, एक तरफ बहुत छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स होता है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं और दूसरे तरफ लॉन्गर आर्म देखने को मिलता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ आ रहा? चलो वेरी गुड। यहाँ से आगे बढ़े तो फिर दिखता है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि अब की बार ऑलमोस्ट डिवीजन अब थोड़ा सा इक्वल हो गया है कि ऊपर में भी ठीक ठाक लंबा है, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि ऊपर जो है वो छोटा है क्रोमोसोम्स में आर्म का लेंथ, और नीचे वाला आर्म जो है वो लॉन्गर है। ऐसे केस में इसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एंड लास्टली मेटासेंट्रिक किसको बोलेंगे, जहां बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमेयर है, हर तरफ जो क्रोमेटिड सिस्टर्स है वो सब कैसा दिख रहा है, सिमिलर इन साइज दिख रहा है, तो तब इसको कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये समझ आ रहा? चलो वेरी गुड। आगे चले तो व्हाट डू वी हैव हियर, फंक्शन के आधार पर है ना दो तरीके का क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी पे है। देखो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो क्रोमेटिक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे वैसा वैसा क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी पे टोटल जो है वो 46 होता है, पेयर में होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 23 पेयर होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ आ रहा? चलो वेरी गुड। यानी कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, या यूं कह लो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हमारे बॉडी में मौजूद 23 पेयर क्रोमोसोम्स में से पहला 22 पेयर, इसको कहते हैं हम लोग ऑटोसोम्स या नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ये नंबर में 22 होता है, ठीक है, 22 पेयर टोटल। और जबकि जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसको कहा जाता है हेटेरोसोम्स, या फिर कहा जाता है एलोसोम्स, या आसान भाषा में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जेंडर के लिए। जेंडर के लिए यानी कि ये मेल्स और फीमेल्स में यही क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, जिसके वजह से मेल्स और फीमेल्स का इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड क्रोमेटिन जो है वो कैसे बनता है, वो डीएनए और हिस्टोन से बनता है। अब समझो ये डीएनए और हिस्टोन की कहानी क्या है, ठीक है। जरा अच्छे से समझने का ट्राई करना। देखो अगर मैं कहूं कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो ये मत सोचना कि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है।
कई मीटर लंबा डीएनए का टुकड़ा हमारे छोटे से सेल के बहुत छोटे न्यूक्लियस के अंदर है। तो आप सोचो कि कई मीटर लंबा डीएनए का टुकड़ा छोटे से सेल के उससे भी छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट बैठ जाएगा। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरे जेब में मैं 100 मीटर रस्सी लेकर आया हूँ, तो 100 मीटर रस्सी को जरूर मोड़ के लेकर आया हूँ, तभी मेरे जेब में आ गया, वरना 100 मीटर तो मेरे जेब के लेंथ से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो डीएनए का लंबा लंबा सेगमेंट्स होता है, वो एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन, उस हिस्टोन प्रोटीन स्फेरिकल प्रोटीन के अराउंड क्या रहता है, ऐसे वाउंड अप रहता है, ठीक है, जिसके वजह से डीएनए इफेक्टिवली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक हो पाता है और इतना लंबा लंबा सेगमेंट्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आ पाता है सही से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी समझ में आया। और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ऐसे वाउंड अप होकर पैक हो जाता है तो उसी को क्रोमेटिन बोलने लगते हैं। वही क्रोमेटिन जब अच्छे से अरेंज हो जाता है ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर के साथ, तो उसी को क्रोमोसोम्स कहने लगते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड। डीएनए जो है, डीएनए का स्ट्रैंड यानी डीएनए का पूरा जो वो क्या कहते हैं, पूरा जो ये सेगमेंट है डीएनए का लंबा सा टुकड़ा है, ये बेसिकली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के साथ वाउंड अप रहता है, जिसको एक साथ हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोन ऑक्टामर। क्यों? क्योंकि इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन में बेसिकली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है और उसी हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो है वो डीएनए घुमा हुआ रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक भी समझ में आ रहा? चलो वेरी गुड। लेट अस सी अहेड। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल कहने का मतलब ऐसे तो छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि इसको बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में छोटा बोलेंगे। ये बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? ये बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है, इसीलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, समझो। एक छोटा छोटा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, NaCl NaOH और ये सब दुनियादारी, ऐसा इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला डीएनए के एक एक छोटे छोटे सेगमेंट में है। चाहे वो इस ATGC को समझ लो, या फिर ये जो बैकबोन बना हुआ है पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इतना सारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक साथ अरेंज हो गया, इसीलिए डीएनए को क्या बोले? मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूल तो है, लेकिन बना कैसे है? बना है दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स से। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यानी कि ऐसा स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो फिट बैठता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, और ये दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो ट्विस्टेड मैनर में प्रेजेंट होता है। लाइक मान लो कि एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सब कुछ बन गया भाई, फ्लोर फ्लोर बन गया 10 फ्लोर तक। अब उसमें ना सीढ़ी बनाने का जगह नहीं है। अगर सीढ़ी बनाने का जगह नहीं है तो ऐसा वाला सीढ़ी तो बन नहीं सकता है। अब क्या पॉसिबिलिटी है? लिफ्ट लगाने का पैसा नहीं है सामने वाले के पास, ठीक है, और सीढ़ी बनाने का जगह नहीं है, तो वो अब सीढ़ी कैसा बनाएगा? जो उसके पास इतना सा स्पेस होगा उसमें ऐसे स्टार्ट करेगा सीढ़ी को बनाना, गोल गोल घुमा कर ऐसे ऊपर उठाएगा। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। डीएनए का ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, ये बिल्कुल उसी तरीके से घुमा हुआ रहता है। देख के चोटी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल धोखा मत खाना, ये चोटी जैसा नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मान लो दो चीज है जिसको एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, और पैरेलल ही रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए, और उसको ट्विस्ट कर दो, वैसा शेप होता है डीएनए का। समझ में आई बात? चोटी जैसा नहीं होता, यानी कि बेसिकली ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक। कहीं पे भी वो डीएनए एक जगह चिपक नहीं रहा है, सब जगह से इक्वी डिस्टेंट है। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं बहुत आसान भाषा में दिखाना चाहूँ, लेट मी सी इफ आई हैव अ पेज हियर जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। वेट फॉर अ मिनट। ओके, आई फाउंड वन। अब देखो, इस पेज में अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा पतला कर देता हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। ये पेज को देखो, अब आपको ये पेज का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करूंगा, ठीक है, अब ये पेज बहुत मोटा हो गया जिसकी वजह से प्रॉपरली ट्विस्ट हो नहीं रहा है, लेकिन चलो मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया। देखो, अब सामने से आपको देखने पे क्या लग रहा है कि बीच में यहाँ एक जगह बिल्कुल चिपक गया है, लेकिन चिपका है क्या? नहीं ना। समझ में आया? ये तो बस खाली ट्विस्ट है ऐसे।
समझ में आई बात? तो ऐसे ही डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स भी आपस में एंटी पैरेलल होता है, पैरेलल नहीं बोलते उसको, एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग चलता है और इसका डायरेक्शन अलग चलता है, लेकिन होता पैरेलल ही। ठीक, ये पैरेलल स्ट्रैंड्स ऐसे करके ट्विस्टेड मैनर में होता है, जिसके कारण देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं चिपका हुआ है, लेकिन कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, बल्कि कैसा है, पैरेलल है एक दूसरे से। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये चीज समझ में आ रहा? चलो वेरी गुड। अब ये डीएनए में एक तो स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड्स था, दो स्ट्रैंड्स ऐसे ट्विस्टेड था। इसके अलावा ये जो स्ट्रैंड्स है दोनों, ये बना किसका किसका है? ये स्ट्रैंड दो चीजों का मिलकर बना है मेनली, ठीक है। तो एक तरफ उसका बैकबोन है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक, एक तरफ बैकबोन है जो शुगर वगैरह का बना हुआ है और फॉस्फेट का बना हुआ है, और दूसरा पार्ट क्या है, ये लैडर्स का ये वाला, जिसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। बेसिकली अगर इसका बैकबोन देखें, यानी कि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसका बना होता है? ये बना हुआ होता है फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से पूरा तो मिलकर बना रहता है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस चार तरह का होता है। चार तरह का कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन, सेकेंड इज साइटोसिन, थर्ड इज थाइमिन एंड फोर्थ इज ग्वानिन। ये चारों क्या है भाई? तो बेसिकली ये चारों चीज जो है, ये डीएनए में पाया जाने वाला चार तरीके का नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही डीएनए के जेनेटिक कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि किसी भी डीएनए का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन है, ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो इसी ए टी जी सी का जो ऑर्डर होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, वही डिटरमाइन करेगा कि डीएनए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर में आपने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे 0 0 1 0 1 0 1 के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपको हर मैसेज कन्वे करना संभव है। तो जैसे 0 1 0 1 के तरीके से हम लोग किसी मैसेज को बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसे ही डीएनए के लैंग्वेज में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे लिखा हुआ होता है, ऐसे ए टी जी सी के फॉर्म में, जो कि क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक है। अब यही जो नाइट्रोजनस बेसेस है ना, यही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसके कारण यहाँ ये चीज बोला कि डीएनए ना दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। आप देखो हर जगह आपको एक फिक्स पैटर्न दिख रहा होगा कि रेड वाला जो है वो ब्लू वाले के साथ कंबाइंड है, और येलो वाला जो है वो ग्रीन वाले के साथ कंबाइंड है, ठीक है। यानी कि ये रेड बोले तो जी हमेशा सी के साथ बाइंड करेगा, और ए हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा। इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। देखो इन दोनों स्ट्रैंड्स का पोजीशन कैसा है कि हमेशा ए टी के साथ आया है और जी सी के साथ आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाला मतलब भी समझ में आ गया और डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब समझो कि ये डीएनए जब अपना कॉपी बनाता था, डीएनए अपना कॉपी बनाएगा तभी ना क्रोमोसोम्स डबल होगा और तभी ना माइटोसिस होगा। तो डीएनए जब अपना कॉपी बनाता है तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करने का, उसको हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्यों कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड? जरा ये भी समझ लो, ठीक है। देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहने से मेरा मतलब ये है, ये आपका पुराना डीएनए दिख रहा था, चलो इसको मैं ड्रॉ कर दूं। मान लो ये एक डीएनए है, इसको अपना कॉपी बनाना है ना। तो देखो ये अपना कॉपी कैसे बना रहा है, नए डीएनए के दोनों हिस्सों में एक एक फ्रेगमेंट जो है वो पुराना वाला है। देखो ये पुराना वाला डीएनए दो फ्रेगमेंट्स में खुल गया, और इसका जो दोनों पुराना फ्रेगमेंट्स था वो नया फ्रेगमेंट ग्रो कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओल्ड फ्रेगमेंट, जिसके वजह से आपको क्या दिखा, पुराना डीएनए जो एक स्ट्रैंड था वो अब डिवाइड होकर के टोटल दो डीएनए का टुकड़ा बना दिया। क्योंकि पुराना डीएनए का ही आधा पार्ट जो है वो रह जाता है नए वाले डीएनए में, इसीलिए इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डिवीजन कहते हैं या रेप्लिकेशन कहते हैं। नाउ ये था बच्चों आपका कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग द सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड कि कैसे डीएनए और क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड करता है या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर से जुड़ी हुई किसी भी डाउट के लिए यू कैन गो देयर इन द कमेंट बॉक्स, विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और इसके अलावा किसी और
टॉपिक पे अगर आप चाहते हो वीडियो आए तो वो भी कमेंट बॉक्स पर बता दो। और टिल देन बाय बाय भाई, आज के लेक्चर में मेरे पास इतना ही था बताने के लिए। फिर मिलता हूँ फिर आपसे किसी और लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।